चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सीरीज हिस्ट्री नंबर सीरीज 3। यानी कि इससे पहले हम लोग 2 हिस्ट्री की सीरीज कवर करवा चुके हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है अपने। आज अपना जो सीरीज होगा हिस्ट्री का 3rd नंबर का सीरीज होगा और उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को भी कवर करेंगे। गुड नून सभी को। जी विनय कुमार, एमके गुजर, आशीष भारद्वाज, नरेंद्र सिंह, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग सभी आंसर देना, सभी कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जिन्होंने भी हमारा सेशन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन को शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करके आना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू करना चाहेंगे। तो गुड नून सभी को। देखिए चले आज का जो सीरीज नंबर 3rd है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। आज का जो अपना टॉपिक होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम कवर करेंगे, जैसे इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में एंट्री करती है, तो उस समय उनका एंट्री करने के दौरान उनकी क्या क्या गतिविधियां थी, उस समय का जो भी माहौल था उस युग का, तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम आज की अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपके सामने, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। जी हां, ऐसा कौन सा क्षेत्र हुआ करता था जब यूरोपियन कंपनी हमारे देश में एंट्री कर रही है, तो उस समय कौन सा क्षेत्र था जहां से इन लोगों को, यूरोप वासियों को सबसे बेस्ट किस्म का अफीम प्राप्त हुआ करता था। ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, गुजरात, बंगाल एंड मद्रास। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। बिहार बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है जी। जी हां, नेक्स्ट देखना आप लोग, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। आप लोग एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर मैंने क्वेश्चन ये पुट किया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो यहां पर देखो एक शब्द लिखा है स्वतंत्रता पूर्व और एक अंत में शब्द यहां पर यूज किया गया क्वेश्चन के अंत में, अंत वर्ड। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, ऐसे इसमें रटना मत चीजों को। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शन आपके सामने डच, इंग्लिश, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो यहां पे ये पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए, यहां पर ये आंसर देना है। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, बाकी इसकी डिटेल में आपको भी बताने वाला होगा। यानी स्वतंत्रता से पहले और सबसे लास्ट में कौन आए वो आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो आएगा भाई फ्रांसीसी। जी हां, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा फ्रांसीसी। यानी आप लोग देखते होगा हमारे देश में जो यूरोपियन कंपनी के आगमन का जो पॉइंट था, सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते हो पुर्तगाली आए थे। एक छोटा सा शब्द से भी आप लोग यूज करके देखते होगे, PDF, यानी सबसे पहले हमारे देश के अंदर पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यानी इनके आगमन का क्रम क्या था, तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद आप लोग बात करोगे यहां पर डच, फिर बी से यहां पर आ जाएगा भाई ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेज, एंड यहां पर फिर डेनिश, डेनमार्क से जो लोग आए थे, और सबसे लास्ट में यहां पे हम यूज कर रहे हैं फ्रांस। इसके बाद ये स्वीडिश भी लोग आए थे, लेकिन ज्यादा इतना महत्व तो इनका है नहीं, आप लोग उसको याद करने का ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट वो बनता नहीं है। तो देखो यहां पर ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व यानी कि 1947, ठीक है, यानी इससे पहले की बात पूछी गई है, और सबसे अंत में जितने भी यूरोपियन कंपनी हमारे देश में एंट्री कर रही है, तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्व इस बात को याद करते हुए सीधा यहां पे चले जाना कि स्वतंत्रता पूर्व और सबसे अंत में। तो सबसे अंत में यहां पर कौन दिखाया गया आप लोग देख रहे होगे, फ्रांस, यानी कि सबसे लास्ट में फ्रांस आए थे। तो इसका जो सही क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो फ्रेंच आ जाएंगे, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 के अंदर की गई थी, 1664 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो फ्रांस आएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आ रहे हैं, फिर डेनिश आ रहे हैं, फिर फ्रांस वाले आ रहे हैं। तो ऐसे कई बार एसएससी कवर कर लेती कि जाने का क्रम क्या था। ये तो आप लोग समझ रहे हो कि इनके आने का क्रम क्या है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनके जाने का क्रम क्या है, तो आप यहां पर देखना, जो फ्रांस वासी है ये हमारे देश में 1954 में गए थे। सुना हो आपने पांडिचेरी को एक तरह से छोड़कर। पांडिचेरी की स्थापना भी 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा ही की गई थी। तो पांडिचेरी को सबसे लास्ट में, जिसका इन प्रेजेंट टाइम में 2006 से नाम पुदुचेरी है, तो 1954 में जा रहे हैं ये लोग यहां से। ब्रिटिश की बात करें तो 1947 एंड पुर्तगाली इनकी बात करें तो 1961। अब बचे यहां पर भाई एक तो डच बचे हैं और एक यहां पर डेनिस बचे हैं। तो आप लोग इनमें देखना, इनमें से सबसे पहले कौन गए थे, ठीक है। तो जाने के क्रम और आने के क्रम दोनों को आपने सेट करना है। तो सबसे पहले यहां पर जाने के क्रम की अगर बात करें ना, इंडिया से एग्जिट की बात करें तो सबसे पहले निकल कर गए थे भाई डेनिस, और उसके बाद यहां पर आएंगे डच, और बाकी आप लोगों के सामने मैंने डेट डाल रखी है, आप लोग सेट कर सकते हो। तो जाने के क्रम में यानी एग्जिट वाला पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट डेनिस, उसके बाद डच, और उसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे भाई ब्रिटिश आ जाएगा। ब्रिटिश यहां पर भी थर्ड नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग फ्रेंच की बात करोगे यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे लास्ट की बात करें तो पुर्तगाली, ठीक है। तो ये इनके जाने का क्रम मैंने आपको बताया है, और एक आने का क्रम, एक जाने का क्रम, ठीक है। ऐसी एक कैटेगरी इसके अंदर और बनती है, इनकी कंपनी के फॉर्मेशन का क्रम क्या था, सबसे पहले कौन सी कंपनी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी। तो ऐसे 3 कैटेगरी के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसमें ऑप्शन डाला गया था, सबसे अंत में कौन आए, स्वतंत्रता भारत, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अंत में कौन आए, तो इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर होगा वो आएगा भाई फ्रांसीसी, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात। और बाकी क्रम वाइज आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, आने के क्रम एंड जाने के क्रम सही क्रम में जो चाहिए 4 ऑप्शन इधर उधर आपसे डाल दिए जाएंगे और आपको वहां पर सही क्रम में सेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, इन स्टेटमेंटों को आप लोग पढ़ के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपने आंसर देने हैं। और वो 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, सॉरी यहां पे इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट कौन कौन से, फर्स्ट यहां पर दिया गया है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा स्टेटमेंट है यहां पर युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा स्टेटमेंट है तंबाकू एंड लाल मिर्च की खेती। अब यहां पर आपने क्या आंसर देना इस स्टेटमेंट को पढ़कर, तो इसमें यह पूछा गया है निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों के द्वारा भारत में देन है, या कौन सा अंग्रेजों की देन है। ये जो 4 आपके सामने दिए गए हैं, जो 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, इन 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने यह चेक करना है कि अंग्रेज इनमें से कौन सी चीज लेके आए, या अंग्रेजों का योगदान इन तीनों में से कौन सा है। क्या तीनों सही है, या एक सही है, या 2 सही है, या एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ओनली 1, बोथ ए और बी यानी 1 और 2 हो जाएंगे, या 2 और 3, या कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, आप देखो अंग्रेज हमारे देश में लगभग 250 साल राज किया था, तो उनका हिंदुस्तान में क्या ऐसा योगदान रहा जो आज हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं उनके योगदान को। तो 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि अंग्रेज लोग भारत में क्या ये चीजें लेके आए थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आपने बताना है। तो भाई इसका सही आंसर है ना वो आएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। जी हां, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन की अगर बात करें ना, तो मुगल साम्राज्य की चैन के अंदर एक राजा आपने सुना होगा शेरशाह सूरी, 1540 से 1545 तक जिनका शासनकाल रहा था हमारे देश में। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल का पॉइंट है ये, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मूल्यांकन। तो ये तो शेरशाह सूरी के शासनकाल से चला आ रहा है, और अंग्रेज तो इनके बहुत बाद आए थे, तो अंग्रेजों से पहले का ही पॉइंट है ये। तो दूसरा यहां पे लिखा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो युद्ध में चलती फिरती तोपों के उपयोग की अगर हम बात करें तो ये पुर्तगालियों, सॉरी क्या नाम है, जब हमारे देश में अकबर का शासनकाल था तो उस समय इनका प्रयोग किया जाता था।
वैसे भारत में आपसे कई बार पूछा जाता है तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ या बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा ने किया, तो वो आप बाबर के शासनकाल में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन चलती फिरती तोपों का सर्वाधिक प्रयोग हमारे देश में सर्वाधिक की बात करें तो अकबर के शासनकाल से चल रहा है। यहां पर एक सर्वाधिक पॉइंट एवरेज की बात है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की अगर हम बात करें तो ये क्या नाम है, पुर्तगालियों की देन है। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाई था इससे पहले भी पॉइंट। तो तंबाकू की खेती की शुरुआत, लाल मिर्च की खेती की शुरुआत, यानी कि एक मैंने छोटा सा ट्रिक्स आपसे बताया था, मलाई कोफ्ता, मक्का, मूंगफली, लीची, काजू, ऑरेंज, पपीता, तंबाकू, आलू, अनानास, लाल मिर्च, शकरकंद, ये ऐसी काफी जो फसलें हैं ये पुर्तगालियों की देन है भारत में, ना कि अंग्रेजों की देन। तो तंबाकू की खेती और लाल मिर्च की खेती की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की देन है, अंग्रेजों की देन नहीं है। तो जो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए थे ना, इन तीनों स्टेटमेंट में से अंग्रेजों की कोई भी योगदान नहीं है, जिनमें से आप लोग आंसर अगर इसका देना चाहोगे तो कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। समझ जाओगे। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की और क्या टिप्पणी की थी? इन्वर्टेड कॉमे में आपके सामने एक यहां पर लाइन लिखी हुई है, आप उस लाइन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना। यहां पर यह लिखा गया है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये लाइन है, ये कथन है, ये किसके द्वारा कहे गए थे? आपने वो आंसर देना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये शब्द किसने कहे थे कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो मेकाले आएगा, मेकाले। शायद आपने सुना होगा मेकाले, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर के पद पर भी कार्य करके जा चुके हैं 1834 से 1838 के मध्य। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में जो लॉ मेंबर एक तरह से बना था, तो उस समय ये मेकाले का बारे में आपने सुना होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने वाला ये लॉर्ड मेकाले। तो मेकाले के द्वारा ये शब्द बोले गए थे, मेकाले के द्वारा, ठीक है। तो मेकाले इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, जीबी मेकाले, लॉर्ड मेकाले इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, जो कि एक इतिहासकार और एक राजकवि हुआ करते थे, अंग्रेज राजकवि और इतिहासकार थे मेकाले, ठीक है, लॉर्ड मेकाले। तो इसने ये शब्द बोले थे। तो इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से शब्द किसके द्वारा बोले गए थे। जैसे कुछ समय पहले आपने एनडी के पेपर में देखा होगा, एक शब्द पूछा गया, एक लाइन के बारे में स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमे में लिख दिया गया था कि अगर भारत में महात्मा गांधी नहीं होते तो दुनिया बहुत सुनहरी होती। तो ये शब्द किसने बोले थे? तो आप ऐसे क्वेश्चन भी याद करना, एनडी के पेपर में जैसे पूछा गया था आपसे लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तो इस टाइप से लाइनों के अंदर इन्वर्टेड कॉमे में डाल के शब्द किसके हैं बताइए, ऐसे पॉइंट आपके काफी बनेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो जीबी मेकाले यानी कि लॉर्ड मेकाले, और क्वेश्चन का सही आंसर मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जी। इसमें पूछा गया है कि कौन सबसे पहले और कौन सबसे लास्ट में आए। अभी अभी मैं आपको ये लाइनें बता के आ चुका हूं कि सबसे पहले कौन आ रही है और सबसे लास्ट में कौन आ रही है। इसमें अंग्रेज, डच, फ्रांसीस और पुर्तगाली दिया गया है। और अभी मैंने आपसे बोर्ड पर बताया था PDBDF, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाने वाले और सबसे पहले आने वाले भाई पुर्तगाली। उसके बाद कौन आ रही है? डच, थर्ड ब्रिटिश, फोर्थ डैनिश एंड फ्रांसिस। ये ऐसे आए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें डाला गया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आएंगे पुर्तगाली यानी कि फोर्थ, 4। देख लो अब 4 कौन कौन से में है, तो ऑप्शन बी में ही 4 है, बाकी में 4 है ही नहीं। यहां से एक तरह से आप लोग आंसर ले सकते हो, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे यानी कि 2। उसके बाद अंग्रेज, ब्रिटिश फर्स्ट आ जाएगा, एंड लास्ट में फ्रांसिस यानी कि 3rd। तो 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बी। बिल्कुल नरेंद्र सिंह, रोहित, सरिता यादव, आशीष भारद्वाज, गणेश कुंडू,
बी आंसर आएगा इसका 4 2 1 3। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, उसके बाद आने वाले डच, उसके बाद अंग्रेज, फ्रांसीस और सबसे बाद में एक शब्द और सुना होगा आपने, स्वीडिश, ठीक है, जिनका ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। एक कॉलम इधर दिया गया, एक कॉलम इधर दिया गया है, यानी कि पांडिचेरी के बराबर में डच शब्द लिखा गया है, गोवा उसके बराबर में फ्रेंच लिखा गया है, ट्रान के बार यह स्थान तमिलनाडु इन प्रेजेंट टाइम में, अगर आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं हो तो ट्रान के बार इसके बराबर पुर्तगीज लिखा गया है, एंड सद्रास इसके बराबर आपसे डैनिश यानी कि डैन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ध्यान रहे मद्रास नहीं है, यह सद्रास शब्द लिखा गया है। ठीक है, तो आपने इसमें यह सेट करना है कि इन 3 क्षेत्रों में किन लोगों ने एक तरह से अपना सत्ता या व्यापार केंद्र खोले थे, या किन का यहां पर दबदबा था, एक आसान भाषा में आप लोग बोलना चाहे तो इसके अकॉर्डिंग पांडिचेरी तो आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर पांडिचेरी जो क्षेत्र हुआ था वो फ्रेंच के अंडर में था। 1954 में जा रहे पांडिचेरी, यहां से देख लेना इस आंसर, आप लोग फिर कूट के अकॉर्डिंग आंसर सही दे देना, मैं आपको बता देता हूं कौन सा सेट किसके साथ हो रहा है। तो जो पांडिचेरी है ना, एज ए पुदुचेरी इन प्रेजेंट टाइम में नाम, तो पांडिचेरी फ्रेंच, इसके बाद यहां पे गोवा, तो गोवा तो सन 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जी के द्वारा जीता गया था, पुर्तगालियों ने जीता था गोवा, और बाद में 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को कैपिटल भी बनाया था, नूनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 में गोवा कैपिटल बना था पुर्तगालियों की। तो गोवा का नाम आती है आप लोग पुर्तगीजी डालते हो, क्योंकि यहां पर इन्होंने शासन किया काफी साल तक, लगभग 450 साल तक रहे थे पुर्तगाली, हमारे देश में 1961 के अंदर गए थे। तो गोवा का आप लोग सेट करोगे यहां पे पुर्तगीज। ट्रान के बार, इसका अगर आप कोशिश करोगे ट्रान के बार के बारे में सुनोगे तो यहां पर डैनिश लोग यानी डैनिशों का जो क्षेत्र था वो ट्रान के बार तमिलनाडु, और सद्रास यहां पर आ जाएंगे वे डच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अगर मिलान करने की बात करें तो पांडिचेरी में फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज, ट्रान के बार में डैनिश एंड सद्रास में डच। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, यानी कि पांडिचेरी का फ्रेंच 2, ए का 2, गोवा बी का 3, पुर्तगीज सी का 4, ट्रान के बार यानी कि डच, ठीक है, और उसके बाद 1 सद्रास, डी का 1 सद्रास यानी कि डच आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो, दोबारा आप लोग इसको समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, स्टेटमेंट प्लस कूट दिए गए थे, आप सॉरी एक कॉलम दिया गया था और कूट दिए गए थे, तो कॉलम के माध्यम से कूट का सही चयन करना था, मिलान करना था, और उसका क्वेश्चन के सही आंसर आपके सामने 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ 4 युद्ध के बारे में दिया गया है, उनकी सामने डेट लिखी गई है, तो आपने ये सही सेट करके देखना है कि कौन सा युद्ध किस समय हुआ था। अगर आपको ये नॉलेज है तो आप लोग इसका सही छांट सकते हो या गलत छांट सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 इसमें सही है, बाकी 1 गलत है, तो कौन सा है ऑप्शन गलत, कौन सा युद्ध का डेट उसके बराबर में गलत दिखाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट दिया गया कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, क्या ये सही है या गलत है आपने चेक करना है। उसके बाद है कर्नाटक का सेकंड युद्ध 1750 से 1752। नेक्स्ट है यहां पर कर्नाटक का थर्ड युद्ध 1758 से 63, एंड पानीपत का थर्ड युद्ध 1761। तो आपने चेक करना है, ये तो आप लोग जानते होंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध तो 14 जनवरी 1761 को आता, खूब जानते होंगे, सिंपल है, इसमें तो आप लोग ज्यादा इतना घूमोगे नहीं। बाकी कर्नाटक के यहां पर 3 युद्ध दिए गए हैं, तो कर्नाटक के जो 3 युद्ध दिए गए ना, इन युद्ध के अकॉर्डिंग आपने ये चेक करना है कि कौन सा कर्नाटक युद्ध इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। लेकिन मैं बता दूं यहां पर गलत आपने छांटना है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो देखो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो 1749 में शुरू हुआ था,
1749 में शुरू हुआ था और 1754 तक चला था, यानी 49 से लेकर और ये 54 तक चला था। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक चला था, ना कि 1750 से 1752 तक। तो इसका जो सही आंसर है ना क्वेश्चन का, वो तो बी आएगा। बाकी कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी यहां पे सही दिखाया गया है, 58 से 63, और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761, कालाम हरियाणा पानीपत। तो गलत छांटना था, सही कौन सा मिला नहीं है, तो कर्नाटक का यहां पे दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। ठीक है, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, एक्स ला चैपल नामक एक ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक्स ला चैपल के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि के तहत समाप्त हुआ था 1754 में। सॉरी, क्या नाम है, दूसरा कर्नाटक जो युद्ध है उसका कोई निर्णय फाइनल हुआ नहीं था, अनिर्णायक है, उसका रिजल्ट अनिर्णायक है, कोई संधि वंधि दूसरे में हुई नहीं थी। पहले में एक्सला चैपल की संधि हुई थी, दूसरा अनिर्णायक रहा था, और तीसरा कर्नाटक जो युद्ध है, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एक्सला चैपल की संधि के तहत पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था, कोई ट्रीटी वगैरह साइन नहीं हुई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप ये डेट भी याद कर सकते हो, कौन सा किस समय लड़ा गया था, बैटल वगैरह जो मेन है, महत्वपूर्ण है, आप लोग उनका थोड़ा सा रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पर, 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप लोग, सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे, लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दोबारा सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, ऑप्शन है आपके सामने, पहले तो आप लोग ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्कस करना, क्या आप आंसर दे सकते हो। नरेंद्र सिंह बी बता रहे हैं, तो देखना यहां पर ऑप्शन है क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव वाला, क्लाइव है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है डुप्ले, एक फ्रांसीसी था डुप्ले। नेक्स्ट है अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का हमारे हिंदुस्तान के धरती पर। एंड वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर थे बंगाल के, वारेन हेस्टिंग्स। तो सही आंसर क्या आएगा, कौन सा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो इसका जो फर्स्ट यूरोपियन व्यक्ति अगर हम इस प्रणाली में यूज करें ना, तो फ्रांसीसी गवर्नर यहां पे इस हथकंडे को अपनाने वाला डुप्ले नाम का व्यक्ति था, डुप्ले। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो डुप्ले आएगा भाई। ठीक है, लेकिन ये पहला, अरे आपने सुना होगा ना सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, एज ए सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। हमारे देश में सब्सिडियरी अलायंस से सहायक संधि का जनक पूछा जाता है कई बार एसएससी के द्वारा, तो वहां पर फ्रांसीसी डुप्ले का ही नाम आता है। ठीक है, ये सहायक संधि वाला ही पॉइंट है, लेकिन सहायक संधि जो डुप्ले ने शुरू की थी ना हमारे देश में, तो ज्यादा इस संधि के तहत यह ज्यादा अपने माहौल को चरम सीमा पर लेकर नहीं गया था। सहायक संधि का बखूबी फायदा, अंग्रेजों की इस नीति का बखूबी फायदा अगर कोई उठाने वाले थे तो अंग्रेज थे। और भारत में एक बंगाल का गवर्नर आया था सन 1798 यानी 1798 में, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। और ये लॉर्ड वेलेस्ली हमारे देश में फिर सहायक संधि की शुरुआत करता है, और इस सहायक संधि के तहत भारत के काफी रियासतों को अपने अंडर में करने की कोशिश भी करता है, जो कि मैंने आपसे टॉपिक कवर भी करवाया था। तो सहायक संधि के तहत सबसे पहले भारत का अगर कोई क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था, तो उसका नाम था हैदराबाद रियासत। सन 1798 में सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला भारत का पहला क्षेत्र हैदराबाद था, हैदराबाद। ठीक है, और ये सहायक संधि अंग्रेजों के
उसमें पढ़े तो सहायक संधि अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेस्ली माना जाता है, जो डुप्ले की नीति को भारत में आगे बढ़ाता है। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले इस सहायक संधि का यूज किसने किया था, तो उसमें नाम फ्रांसीसी डुप्ले का आता है। लेकिन चरम सीमा तक और इसका फायदा उठाने वाले बंदे का नाम पूछे तो वेलेस्ली, ये वही वेलेस्ली है जिसके शासनकाल में टीपू सुल्तान भी 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो वेलेस्ली ने सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद को हड़पा था। लेकिन इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो डुप्ले आएगा, यानी इसमें फर्स्ट यूरोपियन पूछा गया है, तो भाई फर्स्ट यूरोपियन तो डुप्ले था, बाद में ये अंग्रेज जो थे इन्होंने इसका यूज किया था। बिल्कुल सेम आंसर 8 क्वेश्चन का डुप्ले। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? 4 आपके सामने लोकेशन दी गई है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सूरत गुजरात में है, ऑप्शन बी यहां पे पुलिकट, ऑप्शन सी कोचीन एंड ऑप्शन डी कासिम बाजार। कासिम बाजार मैं बता दूं बंगाल वाला कासिम बाजार है ये, ठीक है, जिसको सिराजुद्दौला ने भी लूटा था। तो सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में एक तरह से स्थापित हुई थी, तो उसका भारत के अंदर पहला कारखाना कब स्थापित, कहां स्थापित हुआ, तो वो आपने आंसर देना है। 9th क्वेश्चन का सही आंसर, इसका जो सही आंसर आएगा एम के गुजर, बिल्कुल सही आंसर सूरत आएगा भाई। 9th क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सूरत। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना हमारे देश में सूरत में ही स्थापित हुआ था। लुई 14वां एक फ्रांस का राजा था, लुई 14वां, और लुई 14वां के एक मंत्री था कोलबर्ट, और उस कोलबर्ट जी के द्वारा सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो? मैं यहां पे बता देता हूं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें ना, तो सन 1664 में तो इसकी स्थापना की गई। किस राजा के काल में इसकी स्थापना की गई? तो लुई 14 यानी कि लुई 14वां। ठीक है, और फ्रांस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका फाउंडर कौन है, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने वाला मेन मास्टरमाइंड जनक कौन है? तो कोलबर्ट नाम का ये फ्रेंच व्यक्ति, इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला कारखाना भी सूरत में ही लगा था। ठीक है, तो ध्यान रहे, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है, फ्रांस के थे, और इन्होंने 1664 में कंपनी की स्थापना की थी, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस के नाम से जाना जाता था। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो सही आंसर फर्स्ट कारखाना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में सूरत। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? जी हां, याद करो, दिमाग में टॉस करो, माइंड में, बैटल ऑफ सवाली कभी आपने पढ़ा हो। बैटल ऑफ सवाली के दौरान कौन सा अंग्रेज सेना की तरफ से लड़ रहे थे? तो किसने बैटल ऑफ सवाली के दौरान पुर्तगालियों को पराजित किया था? 10वें क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ऑप्शन आपके सामने, विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। बैटल ऑफ सवाली के दौरान किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपने बताना है। तो मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। बैटल ऑफ सवाली जो है, बैटल ऑफ सवाली, ये सवाली एक गांव का नाम है, SWALLY से आप लोग इसको समझना, सवाली। ये सूरत के पास एक तटीय गांव हुआ करता था सवाली नाम का, और इस सवाली नामक गांव में ही 29 + 30, 2 दिन की बात यूज कर रहा हूं मैं, यानी 29 नवंबर और 30 नवंबर को सन 1612 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था सवाली नामक गांव में। 29-30 नवंबर 1612 को सवाली नामक गांव में युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? वर्सेस की बात करें तो ब्रिटिश प्लस पुर्तगाली, इनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे थॉमस बेस्ट। ठीक है जी,
थॉमस बेस्ट के द्वारा इन पुर्तगालियों को बुरी तरह पराजित किया था बैटल ऑफ सवाली में सन 1612 में। यानी कि क्या समझे आप लोग, बैटल ऑफ सवाली, सवाली का युद्ध भारत में कब हुआ, 1612 में यह बैटल ऑफ सवाली का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने अपना स्थायी कारखाना, बैटल ऑफ सवाली के बाद ही भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था 1613 में। वो बैटल ऑफ सवाली के बाद ही स्थापित किया था, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज लोगों को सूरत में पुर्तगाली लोग अपना व्यापार केंद्र खोलने नहीं दे रहे थे, और अंग्रेजों ने 1611 में एक अस्थायी कारखाना खोला था 1611 में दक्षिण भारत के मसूलीपत्तनम में, जिसको आप लोग मछलीपत्तनम भी बोलते हो। तो 1611 में इन्होंने मछलीपत्तनम में खोला था, बट अस्थायी। लेकिन उसके बाद एक युद्ध होता है पुर्तगालियों के साथ अंग्रेज सेना का, जिसको हम बैटल ऑफ सवाली के नाम से जानते हैं, जो कि सवाली गांव में हुआ था गुजरात के अंदर, और उसी गांव के नाम पर बैटल ऑफ सवाली का नाम है। 1612 में लड़ा गया था नवंबर के अंदर अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य। तो अंग्रेजों का वो कौन सेना नायक था जिसने पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो इसका सही आंसर आएगा भाई थॉमस बेस्ट। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर आएगा थॉमस बेस्ट, जिसके बाद ये अंग्रेज अपना सूरत में स्थायी कारखाना 1613 में स्थापित भी करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला स्थायी कारखाना सूरत 1613। मुगल शासक इस समय जहांगीर, क्योंकि 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर भारत में मुगल राजा थे। ठीक है, तो समझ गए होगे थॉमस बेस्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। 10th क्वेश्चन थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों वाली की बात कर रहा हूं मैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी ना, तो उनकी पश्चिम प्रेसिडेंसी कौन सी हुआ करती थी। शुरुआत में, आरंभिक में, प्रारंभिक दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी प्रेसिडेंसी कौन सी थी। तो शुरुआत में बताना है आरंभिक दौर में प्रेसिडेंसी कौन सी थी पश्चिम में। ठीक है, तो वो आपने यहां पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई सूरत। नहीं जीतू सेन, जी हां बिल्कुल सूरत आएगा, जीतू सेन सूरत। ठीक है, क्योंकि बाद में देखो सबसे पहले तो सूरत ही थी आरंभिक प्रेसिडेंसी, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली। पश्चिम के अंदर प्रेसिडेंसी सूरत थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने बंबई पर अधिकार किया था, क्योंकि बंबई को एक दहेज के रूप में लिया गया था, दहेज के रूप में अंग्रेजों ने प्राप्त किया था। 23 जून सन 1661 ईस्वी को एक विवाह हुआ था। चार्ल्स द्वितीय जो कि अंग्रेज राजकुमार थे, और एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा। तो कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह 23 जून 1661 ईस्वी को हुआ था चार्ल्स द्वितीय नामक राजकुमार से। ठीक है, और इसी विवाह के दौरान पुर्तगालियों ने बंबई दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, जिसके बाद अंग्रेजों के इस राजकुमार ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, और अंग्रेज लोग यहां पर अपना पश्चिमी केंद्र सन 1687 ईस्वी में 1687 में अंग्रेज यहां पर पश्चिमी व्यापार केंद्र स्थापित करते हैं। ठीक है, बंबई के अंदर सन 1687 में। बंबई के वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियर को माना जाता है। बंबई शहर का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियर को माना जाता है, जो 1669 से 1677 ईस्वी तक बंबई के गवर्नर भी रहे थे। तो बंबई ये बाद में बनाया वेस्टर्न प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का, लेकिन इससे पहले, बंबई से पहले अंग्रेजों की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की अगर बात करें तो वो सूरत आंसर आएगा जी। ठीक है, तो सूरत था उस समय, समझ जाओगे। ये क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 11वें क्वेश्चन का ए। ठीक है जी, बाद में बंबई स्थानांतरित कर दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ठीक है, भारत से निष्कासित किया गया अंग्रेज गवर्नर को। कौन था वो अंग्रेज गवर्नर जिसके द्वारा
औरंगजेब के द्वारा कौन से अंग्रेज को भारत से निष्कासित किया गया? दोबारा सुनना क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ओंगियर, बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन मेयर एंड ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। ठीक है, कौन सा अंग्रेज था जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का ऐलान किया था, इसको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में उस गवर्नर ने हाथ पैर जोड़कर औरंगजेब के सामने माफी भी मांगी थी। तो उस अंग्रेज का नाम ही बता दीजिए। ऑप्शन 4 आपके सामने है। बहुत ही भयंकर घटना हुई थी उस समय, अंग्रेजों को निकालने का ऐलान कर दिया था इस गवर्नर को औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई, वो आएगा सर जॉन चाइल्ड। जी हां, बी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, सर जॉन चाइल्ड। ये बंबई के अंग्रेज गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, और सन 1688 यानी 1688 ईस्वी में बंबई के इस गवर्नर को, जो ये मुगल हुआ करते थे, देखो ये हज पर जाते थे मक्का मदीना सऊदी अरब, तो इस बंबई के सर जॉन चाइल्ड ने क्या बदतमीजी कर दी, हज यात्रियों को जो एक तरह से सूरत से जाते थे, समुद्र रास्ते से वो जाते थे हज यात्रा पर, तो इस सर जॉन चाइल्ड ने उन हज यात्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उनको वहां से निकलने नहीं दे रहा था या अपने उस साइड से, और इस बात का जैसे औरंगजेब को पता लगा तो औरंगजेब ने इसको बंबई के गवर्नर से हटाकर और इसको भारत से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाद में इस सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब के सामने माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। तो सर जॉन चाइल्ड आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर सर जॉन चाइल्ड। तो औरंगजेब ने बुरी तरह इसको, और एक बात और मैं बताऊंगा आपको, औरंगजेब के साथ इन अंग्रेजों ने एक बार पंगा भी लिया था। आपने सुना होगा सन 1686 में और 1680, दो डेट यूज कर रहा हूं मैं। 1686 में भी औरंगजेब और अंग्रेजों के एक एक्शन हुआ था। वह कैसे था, सन 1680 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने एक ये अनाउंस किया कि अंग्रेजों तुम 2% चुंगी दो, 1.5% जजिया दो और बंगाल में व्यापार करो। बंगाल के नवाबों के साथ जो उन्होंने संधि कर रखी है वो तो कर ही रखी है, लेकिन हमें 2% चुंगी, 1.5% जजिया का प्रदान करो और बंगाल में व्यापार करो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने क्या कर दी, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। टाइम पर ये चुंगी वगैरह जजिया वगैरह कर पहुंचा ही नहीं रहे थे। तो सन 1686 में औरंगजेब की सेना ने बंगाल में इन अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, और अंग्रेजों ने एक ज्वारग्रस्त द्वीप है फुल्टा नामक द्वीप बंगाल की खाड़ी में, उस द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी इन अंग्रेजों ने। और बाद में 1686 के कुछ समय बाद सन 1690 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेज था जिसका नाम है जॉब चारनोक। जॉब चारनोक ये मुगलों से समझौता करता है, चारनोक। ठीक है, 1690 में, और इस समझौते के बाद ही आपने देखा होगा कुछ समय बाद 1690 ईस्वी के अंदर ही जॉब चारनोक के द्वारा ही कलकत्ता शहर की नींव भी रखी गई थी सन 1690 में, समझौते के बाद ही। तो कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चारनोक है, बंबई शहर के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियर। हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक और ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी क्या नाम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट, भारत में कलकत्ता शहर के संस्थापक जॉब चारनोक, बंबई के गेराल्ड ओंगियर, आगरा के सिकंदर लोदी। बहुत से ऐसे शहर है एग्जाम में खूब बनते रहते हैं, जैसे हिसार का तो हरियाणा जीके में कई बार पूछते रहते हैं, हिसार फिरोज शाह तुगलक है ना। शहरों का संस्थापक हमारे देश में फिरोज शाह तुगलक लगभग 300 नगर शहर की स्थापना की थी, जिसके कारण उसको शहरों का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने बात की थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा वो गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का ऐलान किया था। सर जॉन चाइल्ड इसका सही आंसर आएगा। बखूबी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑन द सपोर्ट, कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण बताना है। कारण तो बहुत है, लिस्ट है पूरी, लेकिन
तात्कालिक कारण बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में कंट्री है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो तात्कालिक कारण बताना है कर्नाटक युद्ध, जो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य चले थे ज्यादातर। तो इसका जो तात्कालिक कारण आएगा भाई 13 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के मध्य हुआ था, और जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 के मध्य हुआ था वो एक्सला चैपल नामक संधि के तहत समाप्त हुआ था। लेकिन इसका तात्कालिक कारण पूछा था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये इसका कारण था, तात्कालिक कारण। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। बहुत राज है वैसे तो, लेकिन इस ऑप्शन में जो लिखे गए आपने वो सही स्टेटमेंट छांटने हैं। कौन सा सफलता का राज था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारत सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे वो उनकी सेवा में लग जाते थे। क्या ये बात सही है या उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल हो पाई थी तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो भाई ये सारे ही है, सारे ही कारण थे, सारे ही राज है ये। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, इन्होंने व्यापार विस्तार भी किया था, राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा भी लिया था। तो ऐसे काफी कारण है, क्योंकि सभी यूरोपियन कंपनी में सर्वाधिक सफल अगर कोई रही है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही थी, जिसके पीछे रीजन एक तो इनका सर्वाधिक व्यापार विस्तार और राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना, मेन तो कारण ये है। लेकिन आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप लोग समझते चलना, तो जो ये यहां पर लिखे हुए थे ये बिल्कुल सही है, सभी कारण है, ये सभी सफलता के राज थे अंग्रेजों का भारत में सत्ता सेट करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जानते होगा आप लोग, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 22 सितंबर सन 1599 को की गई थी। ध्यान रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 22 सितंबर सन 1599 ईस्वी को की गई थी। 22 सितंबर 1599 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, और उस समय इस कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर थे, क्योंकि अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद 1556 में राजगद्दी ग्रहण करते हैं और अक्टूबर 1605 में उनका देहांत हो जाता है। 1605 तक ये मुगल शासक रहे थे। इसके बाद इनका पुत्र सलीम, जिसको अकबर ने जहांगीर की उपाधि दी थी एज ए विश्व विजेता, जहांगीर का मतलब बाद में जहांगीर आगे थे। तो 1556 से लेकर 1605 तक मुगल शासक अकबर थे, और इसी के शासनकाल में ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जा रहा है। कंपनी का गठन कब किया जा रहा है? ध्यान रहे, 22 सितंबर 1599 में। लेकिन महारानी एलिजाबेथ जी के द्वारा कंपनी को पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने का एकाधिकार कब प्रदान किया गया? एकाधिकार की बात करें ना तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी के द्वारा इनको व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। तो 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बनी नहीं थी। ध्यान रहे, कंपनी तो 22 सितंबर 1599 ईस्वी को बनी थी, कंपनी तो 22 सितंबर 1599 को बनी थी, लेकिन अधिकार कब मिल रहा है? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो भाई? नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार पत्र भारत के लिए किस कंपनी को प्राप्त हुआ था? तो ज्यादातर लोग यहां पर आंसर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दे देते हैं, या जो पुर्तगालियों की कंपनी थी
उनका नाम दे देते हैं, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन कुछ अलग ही आ गए हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या आंसर दोगे? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर आएगा लिवेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। जी हां, सन 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र सर्वप्रथम इसको दिया गया था 1593 ईस्वी में, 1593 में लिवेंट कंपनी को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब दिया गया था? वो मैंने अभी बताया था 31 दिसंबर 1600 को। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 को तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले लिवेंट कंपनी जो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र लेकर आई थी 1593 ईस्वी में, 1593। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा लिवेंट कंपनी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन याद करना, थोड़ा सा आप लोग भी अपने लेवल को लेकर चलना, शायद लिवेंट कंपनी आपने कभी पढ़ी नहीं हो। नेक्स्ट देखना, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? सिंपल क्वेश्चन है, अभी भी बताया, बिल्कुल फैक्ट है, कुछ याद नहीं करना, इसमें बता दोगे आप लोग। तो कौन था गठन के समय? गठन जब हुआ था उस समय कौन थे? अकबर ही थे भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी घूम जाते कई बार पेपरों में, फिर भी मैंने आपसे बता दी क्योंकि एसएससी पूछ लेती है इनको। देखो, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556, ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां के, जो बैरम खां इनका रीजेंट था, संरक्षक था। तो 1556 में पानीपत के युद्ध के बाद ही अकबर राजगद्दी ग्रहण करते हैं और सन 1605 में अकबर राजगद्दी तक रहते हैं विराजमान, क्योंकि अक्टूबर 1605 में अतिसार बीमारी के कारण फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो 1556 से 1605 तक शासन किया था मुगल सम्राट अकबर ने, और कंपनी का गठन किया जा रहा है 1599 में, और कंपनी को एकाधिकार मिल रहा है 31 दिसंबर 1600 को। तो 1599 और 1600 दोनों डेट आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में है, और इस समय राजा कौन है भाई? मुगल सम्राट। इस समय राजा मुगल सम्राट अकबर ही है। तो आप इनको डेट अगर आपको याद है और कोई भी घटना आपसे पूछे तो आप लोग आंसर दे सकते हो। लेकिन कई बार पूछ लेते ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में जो सूरत में प्लांट लगा था, स्थायी प्लांट पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में, तो वो किसके शासनकाल में लगा था? तो उसमें भी आपने रटना नहीं है, रटना नहीं, चीजों को आप लोग इन्हीं डेट से समझ सकते हो, क्योंकि 1605 में जैसे अकबर का डेथ होता है फतेहपुर सीकरी में, तो अकबर के एक बेटा था जिसका नाम है सलीम, जो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, सलीम का, और अकबर ने इनको एक उपाधि प्रदान की थी जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। अकबर का जब डेथ होता है 1605 में, तो यही सलीम राजगद्दी ग्रहण करता है, और इसी का ही नाम आपने दुनिया में पढ़ा है मुगल सम्राट जहांगीर, जो कि 1605 में अपने पिता के बाद राजगद्दी ग्रहण करता है, और सन 1627 में जम्मू कश्मीर में इस जहांगीर का भी डेथ हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग? तो 1605 से 1627 तक राजा जहांगीर है, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्थायी कारखाना वो 1613 में सूरत में लगा था भाई। ठीक है, और इस समय राजा जहांगीर है। तो प्लांट किसके काल में लगा? तो वहां पर तो आंसर आ जाएगा जहांगीर, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जब बन रही है तो उस समय राजा अकबर। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने फिर से 3 स्टेटमेंट है, आप लोग इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और आपके सामने फिर कोट दिए गए हैं, और इनके माध्यम से आपने आंसर देना है। पांडिचेरी के संदर्भ में कौन से कथन सही है, सही बताना है। ठीक है, तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, क्या यह सही है? आपने चेक करना है। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, यह भी आपने सही सेट करके देखना है, गलत है या सही है लाइन। तीसरा यहां पर है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो कौन सा कथन सही है? ओनली एक, यानी केवल एक, केवल 2 या 3, या केवल 3, या तीनों? सही बताना है। देखो इसके अंदर सही कौन सा है, सही कथन कौन सा है वो आपने बताना है।
तो पांडिचेरी पर सबसे पहले कब्जा किस यूरोपियन कंपनी ने किया था? सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, क्या पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वो आपने देखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, बिल्कुल तीनों ही एक तरह से यहां पर देख लेना आप लोग मिलान करके, इसमें केवल एक आंसर आएगा, यानी ओनली फर्स्ट कथन पहला सही है, बाकी दो गलत है यहां पे। तो ए ऑप्शन आएगा। 17वां जो क्वेश्चन है, 17 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन का सही आंसर आएगा केवल एक आएगा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, ध्यान रहे, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन शक्ति की अगर बात करें तो पुर्तगाली आएगा। आप क्वेश्चन को समझो, आप यहां पे देखो क्वेश्चन कितना यहां पे पजल घुमा रखा है। देखो पांडिचेरी का नाम आती, आप लोग एक तरह से नाम डालोगे फ्रांसीसियो का, क्योंकि फ्रांसीसियो ने ज्यादा समय तक पांडिचेरी पर एक तरह से राज किया है, जो कि 1954 में पांडिचेरी से निकले हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में यह पूछा गया था कि सबसे पहले पांडिचेरी को अपने अंडर में करने वाले, जो पांडिचेरी आज जगह है ना, इस क्षेत्र को सबसे पहले अपने अंडर में लेने वाले कौन यूरोपियन थे, सबसे पहले कौन थे? तो भाई फ्रांसीसी तो बहुत बाद की बात है, इससे पहले तो पुर्तगाली भारत में आ गए थे, और यह इलाका जो आज पांडिचेरी है ना, यह इलाका सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने अंडर में ले लिया था, कब्जा लिया था। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपियन जो शक्ति है ना, वो पुर्तगाली आएगा। यह लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पे दिया गया, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसिस थे। तो फ्रांसिस दूसरे नहीं थे, पांडिचेरी पर पुर्तगालियों के बाद डचों ने एक तरह से व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, और बाद में फिर फ्रांसिस लोग आ रहे हैं। फ्रांसिस तो पांडिचेरी पर बाद में आ रहे हैं। तो सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली, उसके बाद डच, और इसके बाद थर्ड नंबर पर फ्रांसीसी आए थे पांडिचेरी क्षेत्र पर, और फिर काफी साल तक उन्होंने यहां पर अपना अड्डा जमाए बना के रखा। तो फर्स्ट ध्यान रहे पुर्तगाली, सेकंड डच। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो केवल एक आएगा, यानी केवल एक। मेरी बात को समझना, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश पांडिचेरी में स्थापित किया, उसके बाद डचों ने स्थापित किया। ठीक है, ये समझना। और उसके बाद सन 1673 ईस्वी के अंदर फ्रांसिस लोग यहां पर अपनी कंपनी, अपनी बस्ती स्थापित करते हैं। फ्रांसीसी 1673 ईस्वी में, यानी कि 1673 बहुत ही बाद में आए थे। ठीक है, पांडिचेरी, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर अधिकार किया था। ध्यान रहे, सन 1793 ईस्वी में अंग्रेज लोग भी पांडिचेरी को अपने कब्जे में लेते हैं। तो सभी यूरोपियन कंपनी का एक तरह से कब्जा पांडिचेरी पर रहा है, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली का रहा, उसके बाद डचों का रहा, उसके बाद फ्रांसीसियों का रहा, और 1793 में अंग्रेजों का भी रहा था। ठीक है, तो सारी यूरोपियन कंपनी ने पांडिचेरी पर कब्जा किया है, लेकिन पहला वाला पॉइंट आपसे पूछा था, पहला कौन है? ठीक है, तो यूरोपियन शक्ति में पहला पुर्तगाली थे। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट आपने पढ़े, तो इसका सही आंसर केवल एक आएगा, यानी कि 17 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखना, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, किसने अपना केंद्र बनाया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन देखो आप लोग, पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने। हुगली जो कि बंगाल में है, हुगली एक रिवर का नाम है, एक नदी का नाम है, जो कि भारत की सबसे विश्वासघाती नदी के रूप में भी जानी जाती है। और एक हुबली होता है, हुबली अलग है, हुबली कर्नाटक में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हुबली में है, लेकिन वो हुबली कर्नाटक वाला है। हम यहां पर हुगली की बात कर रहे हैं, जो कि बंगाल वाला है। तो इस हुगली में, बंगाल की खाड़ी में जो है, तो यहां पर किन्होंने अपना अड्डा बनाया था, लूटपाट का अड्डा बनाया था, वो कौन लोग थे? इसका आंसर आपने देना है। तो 18 क्वेश्चन का बिल्कुल हेमंत कुमार सही आंसर, अमन सैनी ऑप्शन नंबर ए आएगा। पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो पुर्तगाली इसका सही आंसर आएगा 18 क्वेश्चन का। ठीक है जी, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था?
कलकत्ता के संस्थापक कौन थे वो आपने बताना है। तो कलकत्ता के जो फाउंडर है, मैं अभी अभी आपको बता के आया हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता शहर की स्थापना 24 अगस्त सन 1690 ईस्वी में जोब चारनोक के द्वारा की गई थी, जो कि अंग्रेज है। तो अंग्रेज जोब चारनोक के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी 1690 में। कालीकाता, सुतनाटी, है ना, ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर इनकी स्थापना की गई थी उस समय। तो इसका सही आंसर आएगा भाई कलकत्ता 24 अगस्त 1690 ईस्वी में इतिहास के अकॉर्डिंग जोब चारनोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इससे पहले 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में भगा भगा कर भी मारा था, दौड़ा दौड़ा कर भी मारा था, जिसके बाद ये फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण भी लेते हैं। लेकिन बाद में समझौता वगैरह इनका हो गया था और ये फिर से यहां पर अंग्रेजों को औरंगजेब ने जितने भी इनके क्षेत्र लूटे थे वो वापस कर दिए थे। और फिर ये 1690 में कलकत्ता की स्थापना करते हैं और उसके बाद फिर से आगे इनका जो सिस्टम चला, जो व्यापार सत्ता चली, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, हेमंत कुमार बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट देखना, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ध्यान रहे, इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग आंसर देना है। संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के द्वारा आरंभ की गई थी? हमारे देश के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यहां पर देखो सर्वप्रथम भी शब्द लिखा है और ऑप्शन में यहां पर आप देख रहे होगे अंग्रेज का कहीं नाम निशान तक नहीं है। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे पहले भारत के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की शुरुआत है ना, वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। संयुक्त पूंजी की शुरुआत सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अगर आपके ऑप्शन में अंग्रेज शब्द लिखा ना हो और सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की बात पूछे तो उस समय आप क्या आंसर दोगे? अगर अंग्रेज ऑप्शन में ना हो तो यहां पर सेम डिट्टो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करना ऑप्शन, आंसर देने की कोशिश करना। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई इसमें डच। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो ध्यान रहे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की स्थापना वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम 1599 में। लेकिन इस ऑप्शन में अंग्रेज नहीं है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा डच, क्योंकि अंग्रेज के बाद डच थे 1602 में ये कार्य करने वाले। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? आप जो जैसे कि शिव कुमार पुर्तगाल आंसर दे रहे हो, तो ये तो भारत में यूरोपियन कंपनी पहली है जो व्यापार करने आई, तो वो इस क्वेश्चन में पुर्तगाल अलग रूप में आता है। लेकिन यहां पर संयुक्त पूंजी के रूप में सबसे पहले भारत में व्यापार किया था अंग्रेजों ने, उसके बाद किया था डचों ने। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर आएगा अपना डच। बिल्कुल सही आंसर 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 21। निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। स्टेटमेंट फिर से आपके सामने चार, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हमने सही छांटना है। आपके सामने ऑप्शन है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। जो आज केरला के अंदर कोचीन है, कोची बोलते आप लोग, तो भारत की स्वतंत्रता तक क्या यह डच उपनिवेश था? इसके बाद है ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन सी यहां पर है, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो कौन सा सही है ये आपने बताना है। बाकी एक सही है और बाकी 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर आएगा बी, यानी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये ध्यान रहे, फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम की बात नहीं हो रही है, ये कोची वाले फोर्ट विलियम की बात हो रही है। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ठीक है, और यहां पर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो इसमें यह सही है, बाकी इसमें सारे गलत है। ठीक है, समझ जाओगे। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और फिर इन्होंने कोची को अपने कब्जे में लिया था। तो क्लियर करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है?
यहां पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपसे, 22 क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज या जॉर्ज ऑक्सडन। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक हमारे देश में कौन थे? आपने कमेंट करना है आंसर, जल्दी से कमेंट करो। पढ़ा रखा है शायद मैंने ये क्वेश्चन आपसे ऑफलाइन क्लास में भी, ये मैंने अभी 5-6 दिन पहले पढ़ाया था। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में फिलहाल पढ़ रहे हैं और जो भी ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे, आप ऑफलाइन में भी एक तरह से पढ़ सकते हो, हमारी क्लासें चल रही है, ठीक है, अगर आप लोग आना चाहो तो देखिएगा पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है हमारे देश के अंदर। तो शिव कुमार जी वास्को डी गामा आंसर दे रहे हैं, लेकिन वास्को डी गामा बिल्कुल गलत होगा आंसर। चेक करना इधर एक बार आप, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है जी, अल्फांसो द अल्बुकर्क, यह हमारे देश में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सन 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक अल्फांसो द अल्बुकर्क ने भारत में गवर्नर के पद पर कार्य किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक है। वैसे पुर्तगालियों का पहला गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा थे 1505 से 1509 तक, लेकिन पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक हमारे देश में कौन हुए तो अल्बुकर्क नाम आएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक इनने शासन किया था। कोचीन को इस भाई साहब ने अपनी कैपिटल बनाया था, कोचीन को कैपिटल बनाया और इसने इंडिया में आती विजय पताका लहरा दी थी, यानी काफी इसने एक तरह से विजय हासिल की थी। ये वही अल्बुकर्क है जिसने सन 1510 ईस्वी में गोवा को भी अपने अंडर में किया था। यूसुफ मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान, जो मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ सुल्तान बीजापुर का जो राजा था, ठीक है, जो एक तरह से मोहम्मद आदिल शाह यूसुफ सुल्तान बीजापुर के शासक थे ना, बीजापुर जो कि आज कर्नाटक में है, आदिल शाही सल्तनत यहां पे शासन करती थी। तो उस बीजापुर के शासक से 1510 में गोवा जीता था अल्बुकर्क ने। सन 1511 में मलक्का को अल्बुकर्क ने अपने कब्जे में किया था, मलक्का को। सन 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क ने होरमुज को अपने कब्जे में किया था। होरमुज ईरान के दक्षिण में है। तो ऐसी विजय पताका भी इस भाई साहब ने भारत में लहराई, ठीक है। 1510 ईस्वी में गोवा को जीता, 1511 में मलक्का को जीता, 1515 में होरमुज को जीता। गोवा में सती प्रथा का अंत भी इसने करवाया था और सन 1515 में गोवा में इसने एक चर्च की भी स्थापना की थी। कृष्ण देवराय से इसने दुर्ग बनाने की परमिशन भी ली थी कर्नाटक के भटकल में। तो बहुत से क्वेश्चन बनते अल्बुकर्क के। आप लोग पर्सनल अल्बुकर्क गवर्नर पुर्तगालियों के अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो एमएसपी जीके ग्रुप पर स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग वहां पर भी चेक कर सकते हो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर देख सकते हो। पुर्तगालियों का डाटा मैंने पढ़ा रखा है। तो भारत में पुर्तगालियों को जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्बुकर्क इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। वास्को डी गामा तो समुद्री मार्ग से हमारे देश की खोज करने वाला प्रथम यूरोपियन था। समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। और व्यक्ति की बात करें तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आए थे। जैमोरिन राजा के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति की अगर बात करें, पुर्तगाली दूसरा व्यक्ति, तो पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। पेट्रा अल्वारेज कैब्राल 1500 ईस्वी में हमारे देश में आए थे और भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे, पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। पेट्रा अल्वारेज कैब्राल ये वही है जिसने सन 1500 ईस्वी में ब्राजील की भी खोज की थी, ठीक है जी। तो आप लोग याद करना इन चीजों को, ठीक है। बाकी बार्थोलोम्यू डियाज, कैप होप गुड होप की खोज करने वाले है ये। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन 3 है ना, इसने कैप होप गुड होप की खोज की थी। कैप होप गुड होप, जिसको आशा अंतरिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तमाशा अंतरिप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के दक्षिण में कैप होप गुड होप 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा खोजा गया था। और इसी कैप होप गुड होप को पार करके वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। तो वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप को ही पार करके आए थे, ठीक है। तो समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का हमारे देश में अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है जी, सही नहीं है बताना है, सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो ऑप्शन ए यहां पर दिया गया है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। क्या यह बात सही है? नेक्स्ट ऑप्शन बी है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपत्तनम में लगाया। ऑप्शन सी यहां पर है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी यहां पर दिया गया, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था या नहीं किया था, यह आपने चेक करना है, ये बताना है। कुल मिलाकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूरोपियन शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा गलत है, कौन सा सही है, यह आपने बताना है। कथन सही नहीं है पूछा है, ध्यान रहे क्वेश्चन में नहीं, कौन सा नहीं है, यानी एक गलत है बाकी सारे सही है। तो गलत कौन सा है? 23वें क्वेश्चन का आपने इस ऑप्शन में से गलत लाइन को बाहर निकालना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, आशीष भारद्वाज बिल्कुल सही आंसर, नरेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन आएगा। यानी पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। गोवा को मैंने अभी अभी बता के आया था, आंसर तुम दे सकते थे भाई, मैंने अभी बताया था गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा 1499 में नहीं किया था, गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा 1510 में किया था। आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से जीतकर बीजापुर के राजा से गोवा को जीता था 1510 में अल्बुकर्क ने। तो गोवा पर तो 1510 में कब्जा किया था, और गोवा को इन्होंने राजधानी कब बनाई थी? पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी 1530 में बनाया था। ठीक है, नूनो डी कुन्हा एक गवर्नर था पुर्तगालियों का, नूनो डी कुन्हा। तो इसके द्वारा कैपिटल गोवा को 1530 में बनाया गया। तो गोवा को जीतने वाला अल्बुकर्क 1510, गोवा को कैपिटल बनाने वाला नूनो डी कुन्हा 1530। हमारा क्वेश्चन में बताना था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी सारे बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम में ही लगाया था, और बाकी ये दो भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ये पुर्तगालियों ने भारत में काफी दुर्ग बनाए, जैसे अभी मैंने गोवा वाली बात भी की थी, गोवा में 1515 में दुर्ग बना था। लेकिन सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में जब ये आए, तो उसके बाद सबसे पहले इनका दुर्ग हमारे देश में कहां पर बना था? तो ये आपने आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, इन 4 में से आपने एक सही आंसर बताना है। सबसे पहले कहां पर इन्होंने अपना किला दुर्ग यानी फोर्ट का निर्माण किया था? पुर्तगाली लोगों ने भारत के अंदर। तो इसमें सही जो आंसर आएगा वो कोचीन आएगा भाई, कोचीन। ठीक है, सन 15, जी हाँ ये कोचीन लिखा हुआ यहां पर, सन 1503 ईस्वी के अंदर कोचीन के अंदर पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग बनाया था। और जब कोचीन में दुर्ग बन रहा था ना पुर्तगालियों का, तो किसकी देखरेख में यह काम हुआ था? अल्बुकर्क के द्वारा यह दुर्ग बनाया गया था 1503 में, अल्बुकर्क के द्वारा। यानी पुर्तगालियों का भारत में पहला दुर्ग 1503 में बना था अल्बुकर्क जी के द्वारा। लेकिन इस समय ये गवर्नर नहीं थे, क्योंकि गवर्नर तो कब बने अल्बुकर्क? 1509 में बने गवर्नर तो ये। लेकिन 1503 में जब कोचीन में दुर्ग बनाया ना पुर्तगालियों का पहला दुर्ग, तो ये अल्बुकर्क के ही द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 1503 में ही पुर्तगालियों की भारत में पहली कंपनी स्थापित हुई थी, कोचीन में 1503 में ही। तो पुर्तगालियों का भारत में पहला व्यापार केंद्र भी कोचीन में था 1503। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा कोचीन, अल्बुकर्क के द्वारा पहला पुर्तगाली दुर्ग भारत में 1503 कोचीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी ऑप्शन आपके सामने है, द अल्मोड़ा भी बोल सकते हो आप लोग इसको, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। कौन व्यक्ति हमारे देश के अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे? क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी? अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने।
तो पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। 25 क्वेश्चन आपके सामने है, आप ऑप्शन देख रहे हो। अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले एंड रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर क्या होगा? भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैं आपको थोड़ा सा यहां पर और हिंट दे देता हूं, पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। इस बात को सुनकर आप लोग ऑप्शन डी को तो दौड़ से बाहर कर दोगे और ऑप्शन सी को भी दौड़ से बाहर कर दोगे। बचे आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि 50-50। अब भी आप आंसर दे सकते हो। तो कौन था ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में लाने वाला? ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल नरेंद्र सिंह, शिव कुमार, अमन सैनी। जो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। ठीक है जी, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। ये हमारे देश में पुर्तगालियों का फर्स्ट गवर्नर 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है जी, 1505 से लेकर 1509 तक अल्मोड़ा गवर्नर रहते हैं। और इसी के द्वारा हमारे देश में हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का यूज किया था। हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी एक तरह से लेकर आए। लेकिन क्या ये हिंद महासागर पर नियंत्रण कर पाए थे अल्मोड़ा जी? लेकिन अल्मोड़ा इस पॉलिसी में फेल हो गए थे। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर पर नियंत्रण नहीं कर पाए। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत नियंत्रण अगर कोई गवर्नर पुर्तगाली का कर पाया तो उसमें यह वास्तविक आ जाएगा। संस्थापक जो था ना अल्बुकर्क इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर पर नियंत्रण करता है। लेकिन सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी किसके शासनकाल की है? तो यह आ जाएगा, कौन लेकर आया? अल्मोड़ा, जो 1505 से 9 तक गवर्नर थे। हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू की थी। इसके शासनकाल में, अल्मोड़ा के काल में 2 युद्ध भी हुए थे, जैसे कि बैटल ऑफ चोल। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिख रहा हूं आपको। बैटल ऑफ चोल सन 1508 ईस्वी के अंदर हुआ था। गुजराती, तुर्क और मिस्र के जो व्यापारी थे ना, इनके साथ पुर्तगालियों का 1508 में चोल का युद्ध हुआ था। चोल, बैटल ऑफ चोल 1508 में। और एक युद्ध और हुआ था हमारे देश में, बैटल ऑफ दीव। ये सन 1509 ईस्वी के अंदर हुआ था। बैटल ऑफ दीव, पुर्तगाली और तुर्क, मिस्र एंड गुजराती व्यापारी के साथ। बैटल ऑफ दीव में इनकी पुर्तगाली की थोड़ी बहुत पावर बनी भी थी। तो ये 2 युद्ध की डेट भी आप याद करना। चोल का युद्ध 1508, दीव का युद्ध 1509। और ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में जो है वो किससे संबंधित है? अल्मोड़ा। हिंद महासागर पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन अल्मोड़ा इस नीति में, इस पॉलिसी में फेल हो गए थे। नेक्स्ट देखना आपकी स्क्रीन पर 26 क्वेश्चन। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले भारत में व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी एंड पुर्तगाली। तो जी हां, इसका बिल्कुल सही आंसर जो आएगा पुर्तगाली, बिल्कुल सही आंसर आएगा। मध्यकाल में सबसे पहले समुद्री मार्ग से हमारे देश में आने वाले यूरोपियन पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा के रूप में सन 1498 में, 20 मई सन 1498 को पुर्तगाली समुद्री मार्ग से सबसे पहला व्यक्ति था जो हमारे देश में आया। 20 मई को आया था, ध्यान रहे, 1498 को। ठीक है, कालीकट के पास एक बंदरगाह होता है, कपडाबू नाम का बंदरगाह। कालीकट में एक बंदरगाह था, कपडाबू नाम का बंदरगाह कालीकट के अंदर। तो कालीकट के कपडाबू नामक बंदरगाह पर आया था ये। और उस समय कालीकट के एक समुद्री राजा हुआ करता था जिनका नाम था जैमोरिन, और जैमोरिन जी के द्वारा इनका स्वागत भी किया गया था। तो सबसे पहले मध्यकाल में भारत के साथ समुद्री व्यापार करने वाले लोग थे, समुद्री मार्ग से जो सबसे पहले हमारे देश में आए थे वो पुर्तगाली थे। ऐसे ही मैंने बताया था PDBDF, यानी पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीस आए। ठीक है, तो ऐसे इनकी चैन चली थी। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली। ठीक है, समझ जाओगे? तो ये आपने याद करना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, 26 क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहां पर कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग वहां पे क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। तो मेनली आज इतना याद करना, नेक्स्ट सीरीज जो भी होगी हमारी जल्द आपके सामने आएगी। नेक्स्ट